नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पिछवाई पेंटिंग के बारे में दिया है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए फिगर है पिछवाई पेंटिंग का। चेन्नई के एक कॉलेज में पिछवाई पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। इसकी जो कला की प्रदर्शनी है, लगभग 350 साल पुरानी पेंटिंग को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। चेन्नई के एक कॉलेज में किया गया है। जो पिछवाई पेंटिंग है, इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि उदयपुर में हुआ है। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर है राजस्थान में। इसकी उत्पत्ति वहीं पर हुआ है। एक नाथ द्वार है, वहीं पर इसका उत्पत्ति हुआ है। पारंपरिक रूप से इसको कपड़े पर उकेरा जाता है। इस पेंटिंग को कहाँ किया जाता है? कपड़े पर से, यानी जो खादी के कपड़े हैं, विशेषकर जो खादी के कपड़े हैं उस पर इसको पेंटिंग की जाती है। इसे कहते हैं कैनवास पेंटिंग। इसे कहते हैं कैनवास पेंटिंग। जो पिछवाई पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर इसका प्रदर्शनी किया गया है? चेन्नई के एक कॉलेज में किया गया है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? राजस्थान के उदयपुर में हुई है। कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में हुई है। इस पेंटिंग को जीवंत दिखने के लिए, ध्यान रखिएगा, इस पेंटिंग को जीवंत दिखने के लिए वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि यह जीवित दिखे, यह जीवंत दिखे। विस्तृत कार्य इसका सावधानी पूर्वक किया जाता है, इससे इसमें समय लगता है, क्योंकि एक टुकड़े को पूरा करने में, एक पेंटिंग के एक टुकड़े, एक पार्ट को पूरा करने में कई महीने लग जाते हैं। कई महीने लग जाते हैं। कलाकारों द्वारा शामिल किए गए आधुनिक विषयों और प्रभावों के साथ कला का रूप समय के साथ विकसित होता चला गया है। मतलब समय के साथ इसमें और भी थीम या चीज़ों को जोड़ते चले गए हैं। इस पेंटिंग को याद रखिएगा। और भी इसके बारे में कुछ जानेंगे। हाल के वर्षों में जो पिछवाई कला है यानी पेंटिंग्स है, इसको फिर से पुनरुत्थान इसका किया जा रहा है, जिससे जो युवा खरीदार है वो इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो युवा खरीदार हैं इस पेंटिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और तकनीक को सीख रहे हैं। इसको, इस पेंटिंग को बनाने के लिए तकनीक भी सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये अपने राजस्थान में गृह नगर लौटने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति यानी कि राजस्थान के उदयपुर में हुई है, उसे गृह नगर, अपने गृह नगर लौटने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि वहाँ से इस पेंटिंग को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो याद रखिएगा, पिछवाई पेंटिंग्स, इसे कपड़े पर किया जाता है, विशेष करके खादी कपड़े पर किया जाता है। इसको जीवंत दिखने के लिए वनस्पति रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? वनस्पति रंगों का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मालदीव, भारत मालदीव रिलेशन के बारे में देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है मालदीव में। तो जो विपक्षी नेता हैं जिनका नाम है मोहम्मद मोइजू, इनकी जीत हुई है। ये थोड़ा सा चाइना समर्थित हैं, चाइना के सपोर्ट में रहते हैं। तो इन्होंने कहा, जीत, जब एक कैंपेन चल रहे थे तो कैंपेन पे इन्होंने एक नारा दिया था, जो चुनाव प्रचार कर रहे थे मालदीव के अंदर, कि इंडिया आउट का नारा दिया था कि मैं आऊँगा तो इंडिया को मालदीव से बाहर कर दूंगा। ये कहना था मोहम्मद मोइजू को। अब ये जीत कर स्वतंत्र रूप से आ गए हैं मालदीव में। यह जो भारत के सैनिक हैं इन्हें हटाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत के जो सैनिक हैं वो धीरे धीरे मालदीव को खाली कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं, उनका मानना है, वो चाइना समर्थित है, उनका मानना है कि जो मालदीव है, मालदीव में किसी अन्य देश की उपस्थिति वो नहीं चाहते हैं, अन्य देश की। फिर वर्तमान में भारत के जो 75 भारतीय सैन्यकर्मी हैं, 75 यानी 75 सैन्यकर्मी मालदीव में मौजूद है। भारत के द्वारा हेलीकॉप्टर्स और विमान भी दिए गए हैं मालदीव को, डोर्नियर विमान दिए गए हैं और हेलीकॉप्टर्स भी दिए गए हैं मालदीव को। तो मालदीव इसे भी लौटाने की बात कर रहा है कि इसे भी लौटा देंगे। हालांकि मालदीव में फ्रांस के समान 2 दौर की चुनावी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए उम्मीदवार को दूसरे दौर में 50% से अधिक वोट पाना अनिवार्य होता है। ये था मालदीव के बारे में। और भारत के बारे में और भी कुछ जानेंगे। पहले हिस्टोरिकल रिलेशन के बारे में देखते हैं मालदीव और भारत के बीच में। सबसे पहले तो जो मालदीव है ये भी ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी कि उपनिवेश था। और फिर उसके बाद जो इंडिया था ये भी ब्रिटिश उपनिवेश था। लेकिन मालदीव की जो स्वतंत्रता, भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन जो मालदीव आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से वो हुआ था 1965, यानी 1965 में ये आज़ाद हुआ था। प्लस उसके बाद सिक्योरिटी पार्टनरशिप देखेंगे। दोनों के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों के बीच में जो ज्वाइंट और मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। एक्यूवेरिन है, दोस्ती है, ये ध्यान रखना। भारत मालदीव के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, एकता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन शील्ड है। फिर उसके बाद ये ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करता है। ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करता है, ट्रेंड करता है।
फिर उसके बाद इंडिया ऑपरेशन इन मालदीव्स, इंडिया के द्वारा कुछ ऑपरेशन भी चलाए गए थे मालदीव में, उसके बारे में देखेंगे। 1988 में, ध्यान रखिएगा, 1988 में इंडिया के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था जब तख्ता पलट हो गया था मालदीव के अंदर, तो तख्ता पलट को बचाने के लिए इंडिया के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में चलाया गया था। फिर उसके बाद 2014 में मालदीव के अंदर भारत के द्वारा ऑपरेशन नीर चलाया गया था। याद रखिएगा, जब ड्रिंकिंग वाटर असिस्टेंट प्रोवाइड किया था, यानी कि जब वाटर क्राइसिस आ गया था मालदीव के अंतर्गत, जब जल संकट आ गया था, पानी पीने की कमी हो गई थी, तो उस समय चलाया गया था ऑपरेशन नीर, यानी 2014 में चलाया गया था। उसके बाद चलाया गया था 2020 यानी कि 2020 में ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। ये ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था जब कोविड-19 था। कोविड-19 यानी कोरोना काल के समय मालदीव में ड्रग सप्लाइड्स, यानी कि जो दवा है, मेडिसिन है, उसकी सप्लाई करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद मालदीव सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर से, भारत का जो मालदीव है दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कौन से बुनियादी ढांचा को डेवलप किया जा रहा है मालदीव में भारत के द्वारा, या असिस्टेंस यानी कि ऐड दिए जा रहे हैं, सहायता दिए जा रहे हैं। ये है हनीमाचो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ये एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है मालदीव के अंदर इंडिया के द्वारा। प्लस उसके बाद नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट इन 2022, इसे भी डेवलप करने के लिए ऐड या सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट दिया जा रहा है, यानी कि पैसा भी दिया जा रहा है, $100 बिलियन का पैसा, $100 बिलियन रुपया दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? मालदीव के, भारत के द्वारा दिया जा रहा है। भारत के द्वारा दिया जा रहा है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसको डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है। फिर उसके बाद स्पोर्ट एंड एजुकेशन में भी सपोर्ट किया जा रहा है। भारत की जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी सपोर्ट कर रही है, मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी एंड कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, दोनों के द्वारा टेक्नोलॉजी के सहायता से टेक्नोलॉजी भी शेयर की जा रही है दोनों के द्वारा। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी, अब अद्दू एक स्थान है मालदीव में, वहाँ भी इसे स्थापित किया जा रहा है। ये जो चाइना फैक्टर है, चाइना फैक्टर कैसे काम कर रहा है? क्योंकि चाइना एक रोड बना रहा है, रोड मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से, एक काल्पनिक रास्ता विकसित कर रहा है हिंद महासागर के अंदर, मतलब कि समुद्र के माध्यम से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत चाइना के द्वारा एक काल्पनिक रास्ता डेवलप किया जा रहा है हिंद महासागर में। उसी के तहत चाइना मालदीव को सपोर्ट करता है और पैसा भी देता है कि ताकि मालदीव से भारत की जो उपस्थिति है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो चाइना समर्थित इस समय के जो मोहम्मद मोइजी हैं, राष्ट्रपति जीत कर अभी आ गए हैं, वो भी इंडिया को धीरे धीरे बाहर करना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट मालदीव के लोकेशन के बारे में देखेंगे और मालदीव के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं। होर्मुज की खाड़ी, मलक्का जलडमरू, ये सब सारे चीज़ें मालदीव के पास से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका जो कैपिटल राजधानी है माले है, मालदीव की जो कैपिटल राजधानी मांगे। ये जो चट्टानें देखो यहाँ पर जो बनी हुई है, जो चट्टानें हैं या जो आइलैंड्स है, ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। मालदीव की जो चट्टानें हैं, जो द्वीप है, ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। 8 डिग्री चैनल्स, यहाँ पर देखिए फिगर दिखा देते हैं। 8 डिग्री चैनल्स भारत को मालदीव से अलग करते हैं। ये है 8 डिग्री चैनल्स। 8 डिग्री चैनल्स ये है लक्षद्वीप, भारत का है लक्षद्वीप। भारत का लक्षद्वीप का ही एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड्स। फिर उसके बाद ये है मालदीव्स, ये है मालदीव्स। तो जो 8 डिग्री चैनल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को इंडिया से अलग करता है। इंडिया का जो लक्षद्वीप का एक छोटा सा आइलैंड है यानी द्वीप समूह है, मिनिकॉय है, उसको 8 डिग्री चैनल मालदीव से अलग करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? ये क्वेश्चन है यूपीएससी का 2014 में। अंडमान निकोबार सुमात्रा, मालदीव लक्षद्वीप, सुमात्रा जावास, इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा? एक फिगर है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये है 10 डिग्री चैनल्स, ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार।
नीचे है निकोबार, यानी कि ऊपर अगर छोटे में ले तो लिटिल अंडमान है, अगर यहाँ पर नीचे ले तो कार निकोबार से, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में 10 डिग्री चैनल द्वारा डिवाइड किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अरबों साल पहले शुक्र पर पृथ्वी जैसा प्लेट टेक्टोनिक था। अभी हाल ही में एक अध्ययन हुआ है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि जो भीषण रूप से बंजर भूमि होने के बावजूद शुक्र पर कभी प्रारंभिक पृथ्वी के समान ही प्लेट टेक्टोनिक्स था। ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। यह है अर्थ, यानी पृथ्वी का फिगर बनाते हैं। इसका जो सबसे बाहरी परत यानी जो ठोस परत है पृथ्वी का, और फिर उसके बाद नीचे मैग्मा लिक्विड परत है, यानी कि जिसे मेंटल बोलते हैं। बीच वाले परत को बोलते हैं मेंटल्स, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म में है। प्लाज्मा फॉर्म में जो ऊपर है ये परत उसकी सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड यानी ठोस आकार में है। जो ऊपर का परत है बाहरी पृथ्वी का ठोस परत है, यह मेंटल्स पर मूव करता है प्लेट के रूप में। ये जो ऊपर का टुकड़ा है प्लेट के रूप में टहलता है, चलता फिरता है, तो इसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थियरी को ही पूरी बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, जो मेंटल के ऊपर पृथ्वी का बाहरी हिस्सा तैरता है। तो उसी प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी उस पर भी काम की कि शुक्र पर भी, जो शुक्र ग्रह है उस पर भी प्लेट टेक्टोनिक थियरी काम कर रहा है। कैसे पता चला? यह पता चला जब इस पर रिसर्च की गई तो वायुमंडल यानी कि जो शुक्र है, वेनस है, वेनस यानी शुक्र है, शुक्र के वायुमंडल से कुछ डेटा कलेक्ट किए गए। शुक्र के वायुमंडल से कुछ डेटा को कलेक्ट किया गया, उसका कंप्यूटर मॉडलिंग किया गया। उसका कंप्यूटर मॉडलिंग एक टेक्निक है, उसके माध्यम से उसके बारे में रिसर्च किया गया। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो शुक्र का वर्तमान यानी कि इस समय का जो वातावरण वायुमंडल है और उसके जो सतह का दबाव है, ये प्रारंभिक रूप से जो प्लेट टेक्टोनिक है, जो प्रारंभिक प्लेट टेक्टोनिक थियरी है या प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही वर्तमान जो वातावरण है शुक्र का और उसके ऊपर जो सतही दबाव है वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही है। ये अध्ययन से पता चला है। प्लेट टेक्टोनिक्स जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सतह के तापमान को स्थिर रखता है। प्लेट टेक्टोनिक जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सतह का जो तापमान होता है उसको मेंटेन करके रखता है, स्थिर रखता है, और रहने योग्य जो वातावरण है उसका विकास करता है। क्योंकि जो प्लेट होते हैं वो टेक्टोनिक्स रूप में, मतलब प्लेट जो प्लाज्मा है नीचे वाला पार्ट है, ऊपरी जो ठोस परत है वेनस का या पृथ्वी का, वो गति करते हैं। तो अध्ययन से यह भी पता चला कि शुक्र का जो 4.5 से लेकर 3.5 अरब साल पहले, 4.5 से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी के समान प्लेट टेक्टोनिक्स था, लेकिन उसकी जो गति थी बहुत ही कम थी। मतलब पृथ्वी के जो प्लेट गति करते हैं उस हिसाब से गति नहीं करते थे। और उसके बाद जो प्लेटों की संख्या है पृथ्वी पर, तो प्लेटों की संख्या अधिक है। मेजरली 7 प्लेट माने जाते हैं पृथ्वी पर, और छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट हैं। इसके साथ इसमें बताया जाता है कि जो शुक्र है वहाँ प्लेटों की संख्या भी कम है और जो प्लेटों की गति है वो भी स्लो थी, वो भी धीमी गति सी थी। आइए शुक्र पर और भी नज़र डालते हैं। ये है देखिए वेनस यानी शुक्र ग्रह जिसे बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये उसका जो ऊपर का परत है, जो ऊपर का सॉलिड परत है वो इस पर दिखाया गया है। इस खोज से क्या पता चला है? इस खोज से यह पता चला है कि जो प्रारंभिक रूप से सूक्ष्म जीव हैं यानी जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया हैं, इसका विकास कैसे हो सकता है ये शुक्र के सतह पर। अध्ययन से और भी पता चला है कि जो ग्रह की विभिन्न विवर्तनिक अवस्था होती है उसके अंदर और बाहर जो संक्रमण कर सकते हैं वो, जिससे कि उनके रहने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। और उसके बाद वायुमंडल के किसी ग्रह का जो प्राचीन इतिहास है उसके विकास में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि वायुमंडल का जो प्राचीन यानी कि जो पुराना इतिहास है उसके बारे में भी इस अध्ययन से पता चल सकता है। उसके साथ साथ जो बृहस्पति के चंद्रमा हैं, बृहस्पति के चंद्रमाओं सहित अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। इस वातावरण का जैसे अध्ययन किया गया है शुक्र का, इससे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है, इस अध्ययन से पता चला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के बारे में दिया है, तो कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के बारे में देखेंगे। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश होता है, ध्यान रखिएगा, जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से कुशलता पूर्वक उसको हिट में कन्वर्ट, जो सूर्य का प्रकाश है उसको हिट में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन नैनो फ्लोरेट विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा। ये देखिए फिगर है कार्बन के नैनो फ्लावर्स, यानी कि इसमें है क्या
कार्बन के सॉरी जो कार्बन के नैनो परमाणु से उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है और इसमें उसका इस्तेमाल करके एक फ्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर्स बनाया गया है। यहाँ पर देखिए नैनो कार्बन से, नैनो फ्लोर से, नैनो कार्बन के नैनो फ्लोर से इसका इस्तेमाल किया गया है। ये फ्लोरेट के स्ट्रक्चर्स का है, फ्लोरेट के स्ट्रक्चर्स का है जो कार्बन परमाणुओं के साथ बना हुआ है, कार्बन परमाणु से बना हुआ है। इसमें होता क्या है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य से 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं, 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं। तो जो किरणें यानी कि जो प्रकाश देती है, इस प्रकाश को इस जो नैनो फ्लोरेट्स है, नैनो फ्लोरेट्स का इस्तेमाल करके आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने हीट का उत्सर्जन किया है। हीट यानी कि उष्मा, जिसे गर्मी भी बोलते हैं, जिसे ऊर्जा भी बोलेंगे, जिसे उष्मा भी बोलेंगे, ठीक। तो जो प्रकाश का इस्तेमाल करके, नैनो फ्लोरेट्स का इस्तेमाल करके ये हीट में कन्वर्ट किए हैं। इसमें जो खास करके अवरक्त किरणें निकलती हैं, दृश्य प्रकाश निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट यानी जो परावैंगनी किरणें निकलती है सूर्य से, इसको ऑब्जॉर्ब करता है। यानी कि यह जो नैनो फ्लोरेट्स है ये इसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्जॉर्ब करने के बाद हीट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उष्मा में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? इसका इस्तेमाल किया जा सकता है स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो नैनो फ्लोरेट्स है, नैनो फ्लोरेट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सूर्य के प्रकाश को हीट में कन्वर्ट कर देता है, सबसे बड़ा फैक्ट इसमें से यही निकल कर आता है। नेक्स्ट, प्रमुख गैर संचारी रोगों से असामयिक मृत्यु, इसमें दिया है NCD, इसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि WHO और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन सतत विकास डेवलपमेंट, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दोनों के द्वारा तो मानक तय किए गए थे, दोनों के द्वारा जो मानक तय किए गए थे कि इतना मानक होना चाहिए, यानी कि संभवतः बताया गया था कि 2025 तक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि गैर संचारी रोगों से जो होने वाली मृत्यु है उसको 25% तक कम करना है। कहाँ तक? 2025 तक 25% तक कम करना है। तो हाल ही में शोध किया गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा, उसका एक विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, तो उससे यह पता चला कि 2025 तक भारत इस टारगेट को जो WHO द्वारा और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल द्वारा टारगेट सेट किए गए हैं, उसके तुलना में ये प्रगति भारत नहीं कर पाएगा, ये जो अचीवमेंट है ये नहीं कर पाएगा। भारत में अभी बताया जा रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी जो गैर संचारी रोग हैं, उससे मृत्यु की संख्या इसमें बढ़ी है। तो आइए और भी देखते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसमें कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ये है जिससे संबंधित क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन बन जाता है कि जो गैर संचारी रोग है उसमें कौन कौन से रोग आते हैं। तो इसमें देखिए कैंसर्स है, हृदय रोग है, मतलब एक ऐसा बीमारी जो किसी अन्य के कांटेक्ट में आने पर वो फैलता न हो, तो उसे बोलते हैं गैर संचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कैंसर हो गया, हार्ट रोग हो गया, पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां हो गई, मधुमेह यानी डायबिटीज हो गया, ये कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते हैं, किसी के संपर्क में जाएंगे तो ये नहीं फैलते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये इस बीमारी को भी याद रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से हैं, तो ये था उसके बारे में। 2019 में पता चला कि जो असामयिक मृत्यु होने वाली है भारत में 22% तक हुई है गैर संचारी रोगों से, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि भारत अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाएगा। अगर इसको अचीव करना है तो भारत में क्या लागू करना होगा? भारत में जैसे कि जो जोखिम होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरने की, जैसे जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक निष्क्रियता यानी मोटापा का आहार खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इन लोगों के लिए, इन लोगों पर खतरा ज़्यादा है। अगर लोग शराब का सेवन बंद कर दें, तंबाकू का उपयोग बंद कर दें और उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, थोड़ा सा आहार में भी अपने परिवर्तन लाए, तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इससे जो टारगेट रखा गया है 2025 तक 25% तक कम करना, वो कम हो सकता है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, चाहे मोल्दोवा हो गया, फिर उसके बाद पेरू हो गया, चीन हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब सारे देश जो हैं इस सब चीज़ को भारत के अपेक्षा अधिक प्रगति इन लोगों में देखी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगरतला अखौरा रेलवे लिंक। यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, अखौरा एक स्थान है कहाँ पर? बांग्लादेश के अंतर्गत। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, त्रिपुरा बांग्लादेश रेलवे लिंक। यहाँ पर देखिए अगरतला अखौरा रेलवे लिंक परियोजना के नाम से जाना जा रहा है।
तो ध्यान रखिएगा, ये किस भारत का जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और वहाँ से कहाँ जाएगा, बांग्लादेश की अखौरा में। तो ये बांग्लादेश त्रिपुरा यानी बांग्लादेश भारत और लिंक परियोजना है, लिंक परियोजना है। इससे फायदा क्या होगा भारत को, ये है कोलकाता, ध्यान रखिएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता है। फिर कोलकाता से अगरतला से कोलकाता पहुंचने में, अगर भारत से जो नॉर्थ ईस्ट है उससे घूम के जाने में कितना समय लगता था, 31 घंटे का समय लगता है। अब ये बन जाने के कारण, जो अगरतला अखौरा रेल लिंक है, इसके बन जाने के कारण सीधे यह ढाका पहुंचेगा। ढाका से पेट्रोपोल यानी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए कोलकाता पहुंच जाएगा मात्र 10 घंटे में। कितना, मात्र 10 घंटे में, यानी 21 घंटे का फायदा हुआ है, 21 घंटे का फायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ रेल के बारे में देखते हैं, रेल नेटवर्क के बारे में जो बांग्लादेश से भारत से सीधे जुड़ा हुआ है। बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से खुलना तक जाता है, जो कोलकाता से खुलना तक जाता है। एक पुराने रेल लिंक को रिबूट किया गया है, जिसको पहले बारिशाल के नाम से जानता है, बारिशाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। 2017 में इसे बहाल करके पेट्रोपोल बेनापोल सीमा, ये है सीमा, पेट्रोपोल बेनापोल, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा है। इसको पार करके खुलना तक जाता है, खुलना तक जाता है, जो बांग्लादेश में एक स्थान है। फिर उसके बाद मैत्री एक्सप्रेस 2008 में भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस शुरू किए गए। ये कोलकाता से स्टार्ट होकर जो ढाका है, ढाका की छावनी तक जाएगा। जो बंधन एक्सप्रेस है ढाका के छावनी तक जाएगा। फिर उसके बाद मिताली एक्सप्रेस शुरू किया गया, एक्सप्रेस शुरू किया गया। ये जो पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी है, अभी तो लोकेशन इसका दिख नहीं रहा है, सिलीगुड़ी से ढाका तक जाएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक जाएगा। इसे 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, किसको, जो मिताली एक्सप्रेस है। तो ये सब एक्सप्रेस रेलवे लिंक याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।